Hello friends, welcome back to my YouTube channel Madhu Ki Pathshala. In this video, we are going to discuss about the principles of language. So before discussing those principles, we should know about what is a language. Language है क्या एक्चुअल में? तो जो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन किसी से पूछा जाए, तो एक माइंड में आंसर आता है कि जिससे हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार हम समझ पाते हैं। दैट इज लैंग्वेज, जो हम आज तक पढ़ते आए हैं। बट आई टेल यू दैट लैंग्वेज इज मोर देन दैट। उससे भी बहुत ज्यादा होती है लैंग्वेज, जिसको हमें समझना है और उसी के अकॉर्डिंग फिर हमें अपना इम्प्लीमेंट भी करना है। क्योंकि एग्जाम में आपके प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो अच्छे से गो थ्रू करेंगे, लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे। So let's start our video. And what is a language? Language is a medium through which one can express one's ideas. देखिए क्या कर सकते हैं, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, थॉट्स को, फीलिंग्स को, एंड वी ऑल्सो कैन कन्वे द मैसेज एंड ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड ऑफ अदर्स। मीन्स दिस इज नॉट वन वे कम्युनिकेशन, दिस इज टू वेज कम्युनिकेशन। ओके, कि हम जो है क्या कर रहे हैं, एक तरफ से तो हम अपने आइडियाज जो है दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, और दूसरा क्या होता है, दूसरों के आइडियाज को हम खुद समझ पा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज। एंड लैंग्वेज इज अ सोशल एक्ट, अ मीन्स ऑफ एडजस्टमेंट टू कंट्रोल ओवर अदर पीपल। यस, मैंने अभी बताया था आपको कि नॉट ओनली अ मीडियम अ लैंग्वेज इज, बट इट इज मोर देन दैट, एंड दिस इज कॉल्ड सोशल एक्ट। ये एक सोशल एक्ट है जो हमें सिखाता है, जिसका मतलब क्या है कि हम जो हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनके साथ एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, हाउ टू कंट्रोल देम, ओके, हाउ टू कन्वे आवर मैसेज, ओके, विद आवर पर्सनैलिटी, बिकॉज what type of language we are using that shows your personality also। तो जो लैंग्वेज हम यूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनालिटी भी शो होती है। इसलिए लैंग्वेज के केवल एक माध्यम नहीं है अपने विचारों को प्रकट करने का, बिना कहे भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। ओके, तो लैंग्वेज इज नॉट ओनली अ मीडियम थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस, दिस इज अ सोशल एक्ट ऑल्सो। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड थिंकिंग। और इसी में हमारे पास क्या चीजें आ जाएंगी फिर, कि ये कम्युनिकेशन होता है, ओके, जिससे हम बातचीत कर पाते हैं, खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, और थिंकिंग, जो हमारी सोच होती है वो हम सोच पाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसी लैंग्वेज में कुछ सोच पा रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि विदाउट लैंग्वेज हम कुछ सोच पा रहे हैं और फिर उसको कन्वर्ट करके हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। कि लैंग्वेज ही है थ्रू विच वी कैन थिंक, थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस, वी कैन कम्युनिकेट। ओके, तो ये तो एक सिंपल सी परिभाषा हो गई हमारे पास कि लैंग्वेज क्या होती है। अब लैंग्वेज का नेचर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कुछ नेचर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। लैंग्वेज इज एन एक्वायर्ड एसेट। एक्वायर्ड है, ये जन्मजात नहीं होता है, इसको अर्जित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप पैदा होते हैं और पैदा होते ही आप बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये कोई बाय बर्थ एक गिफ्ट नहीं है जो आपको मिल जाएगा और आप आते ही बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक एक्वायर्ड एसेट है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये आप ध्यान रखिएगा। कई अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ एसेट अ लैंग्वेज इज, तो वो क्या लिखेंगे आप, एक्वायर्ड एसेट लिखेंगे। दैट कैन बी एक्वायर्ड ओनली थ्रू यूज, और जिसको यूज करके ही हम क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। इट इज नॉट हेरिडिटरी, ये हेरिडिटी में हमें नहीं मिलता। वी हैव टू गेन इट आर सेल्स, हमें खुद इसको गेन करना पड़ता है। लैंग्वेज इज अ सोशल एंड ट्रेडिशनल थिंग, सोशल है, ट्रेडिशनल है। लैंग्वेज इज लर्न बाय इमिटेशन, यस, इमिटेट करके, नकल करके हम इसको सीख पाते हैं। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था नोम चॉम्स्की की जो एक वीडियो मैंने आपको दी थी, उसमें क्या था कि आप इमिटेशन से सीख, उसमें तो ये था कि आप क्या करते हैं कि एक बाय बर्थ आपकी माइंड में एक सेट ऑफ ग्रामर होता है थ्रू विच यू कैन एक्वायर। ओके, बट जो उसके अपोजिट हमारे पास बिहेवियरिस्ट थे, वो क्या कहते थे, हम इमिटेशन से सीखते हैं, जैसे बड़े करते हैं वैसे ही हम उसको कॉपी करते जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग नकल करके हम सीख पाते हैं। देयर इज कॉन्स्टेंट चेंज इन लैंग्वेज, दैट इज इट इज डायनेमिक। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लैंग्वेज जो होती है वो डायनेमिक होती है, ये कभी भी एक जैसी नहीं रहती। थोड़े बहुत चेंजेस जो है इसके अंदर आते रहते हैं। यस, नो डाउट देर इज अ परफेक्ट ग्रामर ऑफ एवरी लैंग्वेज, जैसे कि हमारी हिंदी की देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी है, ठीक है, उर्दू की फारसी है। तो एक सिस्टम तो होता है, नो डाउट, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं। दैट्स व्हाई लैंग्वेज इज डायनेमिक, चेंजेबल। ईच लैंग्वेज
हैज इट्स ओन अरेंजमेंट। हर लैंग्वेज की अपनी एक अरेंजमेंट होती है विच रिवील्स इट्स फॉर्म सच एज साउंड फॉर्म सेंटेंस, एलिमेंट मीनिंग। यस, कुछ जैसे कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ग्रामर रहती है, वोकेबलरी रहती है, ठीक है, फ्रेजेस होते हैं उसके अंदर। उसमें कुछ जैसे कि अगर देवनागरी की बात की जाए, ए आ से शुरू होती है, और अंग्रेजी की बात की जाए, रोमन जिसकी है, तो उसमें ए बी सी डी से हमारा स्टार्ट होता है। तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर, मीनिंग होते हैं उन एलिमेंट्स के, अल्फाबेट होते हैं, वर्ड होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो वो सब अलग अलग लैंग्वेज के हर आपको मिलेंगे। लैंग्वेज लीड्स फ्रॉम डिफिकल्टी टू सक्सेस। यस, एक बार हमें स्टार्टिंग में डिफिकल्टी आती है, बट लेटर ऑन वी गेट सक्सेस इन इट। ओके, ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन स्क्रिप्ट। हर की स्क्रिप्ट है, जैसे कि अभी बताया मैंने, देवनागरी है हिंदी की, रोमन है अंग्रेजी की, ठीक है, उर्दू है, उर्दू की फारसी है। तो इस तरीके से आपको हर लैंग्वेज की मिलने वाली है। लैंग्वेज इज लिंक टू कल्चर एंड सिविलाइजेशन। हमारे कल्चर और सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई होती है। एंड लैंग्वेज ऑल्सो हैज बाउंड्री कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स आप समझ पा रहे हो, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, बाउंड्री लिमिटेशंस होती हैं। उसके बाद जैसे कि कहते हैं कि कोस कोस पर बदले पानी, तो इस तरीके से आगे फिर बोल देते हैं कि उससे थोड़ा सा और डिस्टेंस अगर बढ़ जाता है तो उस पर बदले वाणी। तो वो क्या हुआ कि भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है। तो आपको मिलेगा कि कुछ बाउंड्रीज ऐसी हैं जहां पे एक पर्टिकुलर तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, भाषा बोली जाती है, फिर बाद में चेंज होती चली जाती है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज। तो प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग क्या है हमारे पास? सबसे पहला जो है प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज, और कह सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, है ना। अगर आप किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो चीजें आपकी डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। और लैंग्वेज तो एक ऐसी चीज है, अगर आप जितनी प्रैक्टिस करते हो उतनी ही अच्छी आपकी होती जाती है। देखिए, मदर टंग अगर हम बात करते हैं तो ये अलग छोड़ दीजिए, बाकी जो लैंग्वेज आप लर्न करते हैं तो उन लैंग्वेजेस में क्या रहता है, आपकी एक रेगुलर प्रैक्टिस रहती है, ठीक है, एक रेगुलर एक्सरसाइज रहती है। तो टीचर शुड मेक श्योर दैट रेपिटेशंस ऑफ थिंग्स एट प्रॉपर इंटरवल शुड बी डन। अगर आपकी रेपिटेशंस नहीं होंगी तो वो चीजें पीछे छूटती चली जाएंगी और आप आगे आगे निकलते चले जाएंगे। तो रिपीटिशन बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू बीएफ स्किनर, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड दैट प्रैक्टिसिंग एंड ड्रिलिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन लैंग्वेज टीचिंग। ये आप एज इट इज याद रखिएगा कि जो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स है ना, उसकी उससे हमारे पास ये चीज प्रूफ हुई है कि प्रैक्टिसिंग और ड्रिलिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज टीचिंग में। सेकेंड हमारे पास आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। आप बच्चे को मोटिवेट कीजिए लैंग्वेज को सीखने के लिए। सेकेंड लैंग्वेज जो होती है बच्चे के लिए एक चैलेंज होता है सीखना। आप उसको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे तो वो जल्दी सीख पाता है। और अगर आप उसको एक नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो दैट विल टेक टाइम, है ना। तो इंग्लिश रिसोर्स एंड टेक्स्ट बुक शुड बी सिलेक्टेड। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे रिसोर्सेज जुटाने पड़ेंगे जहां से उनको हेल्प मिले कि यहाँ से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। जैसे कि आप मूवीज उनको दिखा सकते हैं, कुछ क्लिप्स उनको सुना सकते हैं, लिसनिंग के थ्रू सीखें वो, ठीक है। स्पीकिंग उनका जो है आप डिबेट करवाइए, आप स्पीच कॉम्पिटिशन्स करवाइए। तो इस तरीके से आप उनको मोटिवेट कीजिए, ठीक है। उनकी रिसोर्सेज जो है कलेक्ट कीजिए, स्टोरी बुक्स पढ़वाइए उन्हें। ओके, तो यहाँ से पढ़ेंगे तो वो जल्दी सीख पाएंगे। टेक्स्ट बुक्स हैं, शुड बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जो भी उनका इंटरेस्ट है, जो भी उनका एप्टीट्यूड है, उसी के अकॉर्डिंग उनकी स्टोरी बुक्स, उनकी टेक्स्ट बुक्स जो है सेलेक्ट कीजिए। दैट विल हेल्प देम। The teacher can arouse pupils' interest in number of ways to make learning interesting by using charts, है ना, pictures, flashcards, models, blackboard sketches and other similar visual devices. तो इसीलिए अगर आप कहते हो कि मैं सिर्फ बोल बोल के किसी चीज को समझा सकता हूँ, दैट इज इम्पॉसिबल, और वो बहुत बोरिंग भी होता है, मोनोटोनस होता है। तो अगर आपको स्टडी को, टीचिंग को अगर इंटरेस्टिंग बनाना है तो आप इस चीज पे क्या करें, कुछ विजुअल्स डालिए, ठीक है, कुछ पिक्चर्स ऐड कीजिए, कुछ क्लिप्स ऐड कीजिए जिसमें बच्चे देखें भी और विजुअलाइज भी करें, और वो ऑडियो भी सुने उसके साथ, ठीक है। और उससे फिर वो कनेक्ट हो, और कनेक्शन के बाद जो है वो इजीली सीख पाए। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन इंटरेस्ट जो होता है वो क्या शो करता है कि हाउ कैन यू यूज द रिसोर्सेज टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू क्रिएट देयर इंटरेस्ट। फाइन। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोरिलेशन विद लाइफ। अब क्या बोला है इसने कि आप उस सब्जेक्ट को, उस लैंग्वेज को उनकी डे टू डे लाइफ के साथ क्या कीजिए, रिलेट कीजिए, ठीक है। उनको ऐसा फील कराइए कि दिस इज अ नॉर्मल लैंग्वेज, दिस इज नॉट द सेकेंड लैंग्वेज, यू आर लर्निंग बाय जस्ट एक्टिविटीज। ओके, दिस इज नॉट योर सब्जेक्ट,
to learn. This is your activity. Fine. Psychologists have proved that children take more interest in those subjects and activities which are related to their real life. है ना, क्योंकि रियल लाइफ में वो ज्यादा इन्वॉल्व हो पाते हैं और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो सीख भी पाते हैं. सो व्हाइल टीचिंग लेसन्स, teachers should try to connect it with the life of the students so that the students can grasp it quickly. For example, आप उन्हें टास्क दे सकते हैं कि आपका सबसे इंटरेस्टिंग डे कौन सा रहा लाइफ में, आप उसको डिस्कस कीजिए. ठीक है, आपका सैड मोमेंट कौन सा था, आप कब बहुत ज्यादा खुश होंगे, या फिर आपकी फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनकी हॉबीज को आप एक्सप्लेन कीजिए. तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, वो डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा कलेक्ट करके वो उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. तो एक कहीं ना कहीं आपको क्या कर दिया आपने, उनकी लाइफ के साथ उसको कोरिलेट कर दिया, और कोरिलेशन की वजह से फिर वो क्या कर पाते हैं, सीख पाते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन और कोरिलेशन विद लाइफ. द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन. ये बहुत ही इजी सी बात है कि इमिटेशन से हम सीखते हैं. ऑब्वियसली हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं. हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है लैंग्वेज सीखने की, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है. और इसमें मैं यही चीज कहूंगी कि अगर बच्चा जो है लेस देन 15 ईयर्स है, तो उसकी जो लैंग्वेज कैपेसिटी रहती है सीखने की, लैंग्वेज लर्निंग कैपेसिटी जो होती है वो हाई होती है. तो बिलो 15 जो होते हैं उनकी लैंग्वेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, और उससे ऊपर जो होते चले जाते हैं उनकी लैंग्वेज लर्निंग कैपेसिटी जो होती है वो डाउन होती चली जाती है. तो ये बात ध्यान रखिएगा. ठीक है, और जैसे जैसे हम और बड़े हो गए हैं तो आप बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप नई लैंग्वेज को इतना एंटरटेन कर पाते हैं, इतना इजीली आप ग्रैस्प कर पाते हैं. तो छोटी ही एज में आप कोशिश कीजिए अपने बच्चों को या फिर आप खुद सीखने के लिए, ताकि आप उसमें से बेस्ट निकाल पाए. प्रिंसिपल ऑफ स्पीच. अच्छा, मैं इमिटेशन को पहले कंप्लीट कर दूं. गुड स्पीच इज द रिजल्ट ऑफ इमिटेटिंग गुड प्रोनाउंसिएशन एंड वोकैबुलरी. यस, प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी आनी जरूरी है किसी भी लैंग्वेज को रिच बनाने के लिए. प्रोनाउंसिएशन हमें बताती है कि हाउ टू प्रोनाउंस, ओके, हाउ टू स्पीक अ वर्ड और सेंटेंस. और वोकैबुलरी जो होती है उसके अंदर एक फीलिंग डाल पाती है कि कोई चीज अगर हमें कहनी है कि दिस इज गुड, तो ये बिल्कुल इजीली तरीके से हमने कह दिया. बट दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज सो एलिगेंट, तो इस तरीके से हमने बोला है, तो उसमें हमने वोकैबुलरी और ऐड कर दी, उस चीज को हम ज्यादा ब्यूटीफाई कर पा रहे हैं. ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी हर एक लैंग्वेज की होती है, वो हमें आनी चाहिए. इमिटेशन फॉलोड बाय इंटेंसिव प्रैक्टिस हेल्प्स इन द मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज सिस्टम, एंड दिस इमिटेशन हेल्प्स इन द इंटेंसिव प्रैक्टिस. ओके, then आता है principle of speech. Yes, very easy. When a second language is taught in a school situation, it is that the teacher follows LSRW skills, यानी कि listening, speaking, reading and writing. सबसे पहले बच्चा जो है listening करता है, सुनता है. क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि क्लास में जाते ही वो अपना बोलना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता है. द फर्स्ट इंटेंशन क्या होती है बच्चे की, कि वो टीचर को सुने. देन उसे ओरली उससे बुलवाया जाता है, फिर उसको रीड करवाया जाता है लेसन को. देन ही इज कैपेबल टू राइटिंग जो रहती है वो बिल्कुल लास्ट में रहती है. तो इसलिए हमारे पास ये फॉर्मूला जो है टीचर को जरूर फॉलो करना चाहिए, LSRW का. दिस principle very clearly explains that without the primary knowledge of language patterns, speech is incomplete. है ना, पहले प्राइमरी लेवल कंप्लीट होना चाहिए, एंड आफ्टर दैट आप जो है इसको इंक्रीज कर सकते हैं. इनकम्प्लीट, imperfect, inefficient to decipher the written material. If the students master the language orally, they will be ready to read and write as a follow-up activity. Yes, अगर वो क्या है, बोल पा रहा है, orally कुछ कर सुना पा रहा है या फिर सुन पा रहा है, तो वो क्या है, वो रीड करने में, राइट करने में भी कैपेबल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है. Students who first learn to write or understand the script cannot, as a rule, learn to speak by themselves. अब उसको सीधा ही आप टेंसेस कराने लग जाएंगे ना, भाई टेंस या बैट टेंस सीख, टेंस सीख, क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहती है, या ऐसे ये आता है इसके साथ, है ना, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये रट्टा मार. अरे भाई, आप उसको इतना बर्डनाइज क्यों कर रहे हो, वो नहीं सीख पाएगा. आप पहले कोशिश कीजिए कि वो उसके पहले बिहेवियर में आए, वो उसको बोले, बोलने के बाद जो है वो उसको रिटन फॉर्म में लेकर आएगा, खुद से लेकर आना शुरू कर देगा. तो इसलिए हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्पीच है हमारा लैंग्वेज टीचिंग. ठीक है, पहले आप उसको बोलना सिखाइए, देन ही और शी विल राइट, शी विल लर्न टू राइट. नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ ऑरल अप्रोच. ये मैंने बता ही दिया आपको कि स्पीच मोटिवेट्स द लर्नर्स टू लर्न. लर्नर्स को क्या करता है, लर्न करने के लिए मोटिवेट करता है. और क्या लिखा है, स्पीच मस्ट प्रोसीड
रीडिंग एंड राइटिंग, ये चीज हो ही गई, आप इसी के साथ इसको रिलेट करा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। लर्निंग जो है वो एक अगर आपकी हैबिट बन जाए तो उसको बहुत जल्दी आप कॉपी कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे बताया है कि अकॉर्डिंग टू पाल्मर कि लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियली हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, यानी कि लैंग्वेज जो होती है वो हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस होती है। आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि व्हाट इज लैंग्वेज, कि लैंग्वेज क्या है, एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस है, अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी एक्वायर न्यू हैबिट्स, जिसमें हम न्यू हैबिट को एक्वायर करते हैं, सीखते हैं। टीचर कैन मेक लैंग्वेज पैटर्न एज हैबिट थ्रू इंटेंसिव पैटर्न्स, है ना। अब वो क्या कर सकता है, एक पैटर्न बना करके चल सकता है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग बच्चों से जो है वो मोटिवेट कर सकता है कि आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग सीखिए, आपको इजी लगेगा और सक्सेसफुली भी आप इसको सीख पाएंगे। ठीक है, सो प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शुड बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यस, दिस इज माय फेवरेट वन एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट दिस प्रिंसिपल, कि ये प्रिंसिपल एटलीस्ट हमें सिखाने को मिलता है, सीखने को मिलता है कि एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। एवरी चाइल्ड, चाहे वो एक ही माँ बाप के बच्चे हों, 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 बच्चे डिफरेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी जो एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस यहाँ पर मेरी कभी बहुत ज्यादा टीचर्स के साथ बहस भी हो जाती है, वेन एवर आई टॉक टू माई कलीग्स या आई टॉक टू अदर टीचर्स एज अ पेरेंट। तो वो मुझे एक चीज लगती है कि इफ द स्टूडेंट इज नॉट कैपेबल टू ग्रेस्प योर टीचिंग देन यू हैव टू चेंज योर मेथड, ओके, फॉर द सेक ऑफ चाइल्ड। अब उसको समझ आनी चाहिए ये चीज कि अगर बच्चा ये इस तरीके से नहीं समझ पा रहा तो मैं उसको दूसरे तरीके से समझा सकती हूँ, क्योंकि उसके ग्रेस्प करने का तरीका अलग है, उसका अंडरस्टैंड करने का तरीका अलग है। तो टीचिंग हैज टू बी डन कीपिंग इन माइंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चे को अलग मान करके ही आप जो है टीचिंग को लेकर के चलिए। Problems arising out of it, okay, every child is unique and different from others. This is very very important line कि हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चा दूसरे से डिफरेंट होता है। तो कई पेरेंट्स ऐसे करते हैं ना, पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं, मैंने तो बहुत देखा है ये एज अ टीचर, कि पेरेंट्स आते हैं और उनके घर में एक बच्चा इंटेलिजेंट होता है और दूसरा थोड़ा ठीक ठाक होता है। तो उसमें वो क्या करेंगे, मेरा ये बच्चा तो बहुत अच्छे से पढ़ लेता है लेकिन मेरे इस बच्चे ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। आप उसके सामने ये बात कह रहे हैं और वो जो है वहां पे इंफीरियर फील कर रहा है। ठीक है, इनडायरेक्टली आप उस बच्चे को डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, पर वो एक स्ट्रेटेजी माइंड में पाल रहा है कि दैट आई एम वीकर, कि कहीं ना कहीं मैं वीक हूं और मुझे नहीं करना, मुझे आता ही नहीं है। तो एक आप इंफीरियरिटी फील करा के उसको खुद डाउन कर रहे हैं, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो प्रिंसिपल है हमें ये बताता है कि हर बच्चा क्या होता है, डिफरेंट होती है, उनकी डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं, पर्सनैलिटीज होती हैं, बिलोंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स। ओके, अब कई बार तो ऐसा होता है कि गांव से बच्चे आते हैं, ठीक है, वो इतने ब्रिलियंट होते हैं कि उससे शहर वाला बच्चा भी compete नहीं कर पाता। तो जस्ट बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड यू कांट जज कि यहाँ का बच्चा है तो वो वीक होगा, यहाँ का बच्चा है तो स्मार्ट होगा। तो इस तरीके से इन्होंने कहा है कि डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, जस्ट गिव देम opportunity to learn. So stimulus need of every learner will be different, और उसी तरीके का स्टिमुलस जो है हमें यूज करना चाहिए। द टीचर शुड अडॉप्ट डिफरेंट टैक्ट्स, स्ट्रेटजीज एंड मल्टीपल अप्रोचेस टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, यस, आप ये अच्छा तरीका है, लेकिन मैं नहीं कहती कि दिस वर्क्स ऑल द टाइम, कि मदर टंग शुड बी स्पेरिंगली एंड जुडिशियसली यूज्ड व्हाइल टीचिंग इंग्लिश। आप जब इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं, हमारे इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि द टीचर यूजेस मदर टंग व्हाइल टीचिंग इंग्लिश, है ना। समटाइम्स इट इज नेसेसरी ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ चाइल्ड, है ना, जो बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू है उसी के अकॉर्डिंग भी हमें ये करना पड़ता है। तो क्या करते हैं हम, समटाइम्स मदर टंग को यूज करके उनको इंग्लिश समझाने की कोशिश करते हैं, उनको रूल्स कन्वे करते हैं, ठीक है, उनको बोलने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो मदर टंग का यूज होना अप टू लिटिल एक्सटेंट, ये नहीं है कि आप सारा ही मदर टंग में समझा रहे हो, ठीक है, बिल्कुल हिंदी ही चल रही है वहां पे, इंग्लिश बहुत कम आ रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बट टू अ लिटिल अप टू अ लिटिल कॉन्टेक्स्ट आप इसको यूज कर सकते हो।
Of course, at an early stage, some explanations will have to be given in pupil's mother tongue, but at later stages, inputs from the targeted language is a simple graded manner can help in minimizing the influence of mother tongue. Yes, कि जब अर्ली स्टेज पे है आप कह सकते हो कि जब प्राइमरी स्टेज पे है तब आप इसको यूज कीजिए थोड़ा बहुत, एंड लेटर ऑन जस्ट स्किप इट आउट, आप इसको स्किप कर दीजिए और लेट द चाइल्ड लर्न इन इंग्लिश ओनली। ठीक है, अगर आप इंग्लिश सिखा रहे हैं तो। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन और थियोरी ऑफ टीचिंग फॉर्मूला, कि आइटम्स ऑफ लर्निंग शुड बी प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ ईज, यानी कि बहुत मुश्किल भी ना लगे, एक कंफर्टेबल जोन तक बच्चा रहे कि यहाँ तक वो सीख पा रहा है। इट शुड नॉट बी टू रिजिड ग्रेडिंग, है ना, बहुत ज्यादा रिजिड तरीका नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी स्ट्रक्चरल एंड वोकैबुलरी ग्रेडिंग, एसेंशियल वोकैबुलरी एंड बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज शुड बी टॉट फर्स्ट। पहले उनको आप स्ट्रक्चर सिखाइए कि बिल्कुल छोटा स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, आई गो, ठीक है, यू प्ले, तुम खेलो। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ, एक छोटा स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो ऑब्जेक्ट ऐड करके, फिर आप उसको और इंक्रीज कर सकते हो कॉम्प्लीमेंट वगैरह ऐड करके, प्रपोजिशन डालिए, फिर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट डालिए। इस तरीके से करते करते आप उसको जो है इंक्रीज करते जा सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन बहुत जरूरी है कि व्हाट स्टैंडर्ड ऑफ द चाइल्ड इज देयर, कितना स्टैंडर्ड है और किस टाइप के सेंटेंसेस आप उसके लिए यूज कर रहे हैं। एक वोकैबुलरी का भी एक लेवल होता है कि आप छोटे लेवल पे बच्चों को उसी के ही वर्ड के तरीके से समझाएं कि इजी वर्ड रहें, छोटे वर्ड रहें, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स नहीं होते हैं। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है तो द लेवल ऑफ द स्ट्रक्चर्स, लेवल ऑफ वोकैबुलरी और कैन ऑल्सो इंक्रीज। The next one is principle of creativity. Yes, this is also very important कि आप उन्हें मोटिवेट कीजिए कि वो क्या करें, कुछ क्रिएटिविटी शो करें अपने लर्निंग के अंदर। डज द चाइल्ड एक्सपीरियंस प्लेजर इन लर्निंग, अब उसमें अगर आप क्या करेंगे, एक मोनोटोनस सा चलेगा, चलो भी टेंस कर रहे हैं, आज हम प्रेपोजिशन कर रहे हैं, आज हम कंजक्शन कर रहे हैं, आपने बोर्ड बोर्ड पे लिखा और बला 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 करके आप चले गए, और आपकी तरफ से तो टॉपिक कंप्लीट हो गया, बट योर टॉपिक इज नॉट 100% कन्वेड टू द स्टूडेंट। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, आप अपने टीचिंग के अंदर क्रिएटिविटी लेकर आइए। जब आप क्रिएटिविटी लेकर आते हैं तो बच्चे इंटरेस्ट शो करते हैं, और इंटरेस्ट से ही कोई चीज सीखी जा सकती है। और लैंग्वेज के लिए तो ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि डज द चाइल्ड एक्सपीरियंस प्लेजर इन लर्निंग, क्या उसको खुशी मिल रही है लर्निंग में बाय डूइंग, और द मेजर एजुकेशन इज लाइक फ्रॉबेल है, डावे है, मॉन्टोसरी है, have emphasized on this principle. It is necessary for the students to be continuously acting during language teaching. Otherwise तो क्या होता है, 40 मिनट्स का या 35 मिनट्स का पीरियड होता है, उसमें आप क्या करते हो, आप 35 के 35 मिनट अगर आप लगातार बोलते रहेंगे तो यू आर नॉट अ गुड टीचर ऑनेस्टली। अगर आप क्या करते हैं, उसमें से हाफ टाइम आप खुद बोलिए, हाफ टाइम बच्चों से बुलवाइए, आप उनका इन्वॉल्वमेंट लीजिए, तब उनको जो है एक लर्निंग में एक इंटरेस्ट डेवलप होगा और वो सीखने में मजा फील करेंगे और वो सीख पाएंगे फिर अच्छे से। ठीक है, तो दिस इंक्रीजेस द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्टडी, सच एज क्वेश्चन आस्किंग एंड डूइंग ओरल एंड रिटन वर्क। कुछ आप उनको ऐसे तरीके से दे सकते हो कि आपको लिख के दिखाना है, चलो आज हम आपके बारे में बात करते हैं, जस्ट एक्सप्लेन अबाउट योरसेल्फ, है ना। तो इस तरीके से आप उनको बोलिए, आप उनसे ओरल एक्टिविटीज कराइए, चलिए आ जाइए आप कोई भी एक स्टोरी सुनाइए, ठीक है। तो वो इंग्लिश में जो भी स्टोरी सुना रहे हैं उस तरीके से उनका भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया। तो आपको क्या करना है, समथिंग न्यूनेस यू हैव टू क्रिएट इन योर टीचिंग। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। Okay, so these were all principles of language teaching. I hope you have learned it very well. आपको अब कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सा प्रिंसिपल क्यों जरूरी है। भाई वैसे तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, हम इनका तोड़ नहीं पा सकते हैं। वैसे तो अगर आप एक लैंग्वेज सिखाने लगते हैं किसी स्टूडेंट को, so many tricks, so many formulas, so many methods are there। आप कीजिए वो अप्लाई और अपने बच्चों को इस तरीके से सिखाइए कि यू विल बी द फेवरेट टीचर ऑफ देम एंड यू विल बी द बेस्ट एडुकेटर फॉर देम। चलिए, तो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर, एंड चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।